नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मुंबई हमले यानी 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर जो हमला हुआ था, आपको मालूम है कि उसमें लश्कर-ए-तैयबा जो आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान का पाला पोसा, और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उन दोनों का हाथ था। पाकिस्तान सेना का भी उसमें सहयोग था और पाकिस्तान सरकार की मर्जी तो थी ही। योजना बहुत बड़ी थी। आज़ाद भारत में वो सबसे बड़ा आतंकी हमला था और योजना ये थी कि जो पाकिस्तान के नेता कहते रहते थे कि 1000 साल तक लड़ेंगे भारत से, उसी के अनुसार भारत में लगातार कई साल तक ऐसे हमले करने की योजना थी। और उसमें मुख्य प्लानर योजनाकारों में तहव्वुर राणा का नाम था, वो और डेविड हेडली, ये दोनों। तो डेविड हेडली तो जो अप्रूवर बन गया अमेरिका की कोर्ट में, वो वादा माफ गवाह बन गया, तो वो बरी हो गया, वो जो है इस मामले से छूट गया। इन दोनों का साथ था, दोनों ने एक दूसरे की मदद की। तहव्वुर राणा ने एक संगठन बनाया, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन कंपनी, इसके जरिए रिक्रूटमेंट करने का। अब कहाँ रिक्रूटमेंट करता था, क्या करता था, किसी को मालूम नहीं। इस कंपनी का मुख्यालय था शिकागो में, अमेरिका के, और इसका दफ्तर उसने खोला मुंबई में ताकि भारत आ जा सके। सबसे बड़ी बात है कि इसने रेकी कहाँ कहाँ की है। जिन जगहों पर हमला हुआ उनके बारे में तो आप जानते हैं। जहाँ हमला नहीं हो पाया या उस समय पहले फेज़ में हमले की योजना नहीं थी, दूसरे फेज़ में थी, उन जगहों के नाम आप जानेंगे तो आश्चर्य होगा और बहुत से लोगों को पता भी होगा। जो सदर्न नेवल कमांड है कोच्चि में, वहाँ की रेकी की थी उसने। इसके अलावा नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली, कुंभ मेला, पुष्कर मेला, ये सब संभावित टारगेट थे इन लोगों के। और इसके अलावा तमाम प्रतिष्ठान भारत के जो स्ट्रेटेजिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से और देश की मर्यादा और प्रतिष्ठा के रूप से महत्वपूर्ण थे, उन सब पर हमला करने की योजना थी। और इस पूरी योजना को दिखाना ये था कि ये इंटरनल सैबोटेज है भारत का, यानी इसको रंग देना था सैफरन टेरर का। आप इस योजना को समझिए, इसकी गंभीरता को, और इसके लिए बड़े स्तर पर काम हो रहा था, इसको भी समझने की ज़रूरत है। और इसके लिए समझौता एक्सप्रेस में जो ब्लास्ट हुआ उससे समझिए, उसमें जितने आरोपी थे सब पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी जो आतंकवादी संगठन है उससे जुड़े हुए लोग थे। जांच में सामने आया, उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उन सबको छोड़ दिया गया और बाद में जिनको गिरफ्तार किया गया वो हिंदू थे। उसमें आपने असीमानंद का नाम सबसे ज़्यादा सुना होगा, वो थे, उनके अलावा लोग थे। उनको दिखाने की कोशिश हुई कि ये दरअसल हिंदू आतंकवाद है, ये भगवा आतंकवाद है। ये तस्वीर पेश करने की कोशिश ये भारत की उस समय की सरकार की ओर से थी। और आपको मालूम ही है कि उस समय की भारत सरकार ने ही भगवा आतंकवाद का नाम दिया था। इसके बारे में सबसे पहले जो है देश के उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बोला था। और एक किताब लिखी गई कि 26/11 दरअसल आरएसएस ने कराया। उसके उद्घाटन समारोह में दिग्विजय सिंह गए, और दिग्विजय सिंह और उनके अलावा कांग्रेस में बहुत से लोग थे जो ये कहते थे। आज दावा कर रहे हैं पी चिदम्बरम की ये किसी स्ट्रांग लीडर की अचीवमेंट नहीं है। स्ट्रांग लीडर्स इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है उनके बयान में, मतलब उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर कि ये उनकी अचीवमेंट नहीं है। ये काम जो है यूपीए सरकार के समय से चल रहा था, वो जो प्रोसेस शुरू किया गया था उसका नतीजा अब निकला है। तो एनआईए का गठन हमने किया, ये चिदम्बरम ने कहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सवाल ये है कि उनके समय में एनआईए कर क्या रही थी। एनआईए सिर्फ सैफरन टेरर को सामने लाने की, जो कि फर्जी नैरेटिव था, उसको सामने लाने की कोशिश की गई थी। उसी में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी हुई, उसी में कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी हुई, उनको टॉर्चर किया गया। उसके अलावा बहुत से लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो कुल योजना ये थी कि इस्लामी आतंकवाद के सामने हिंदू आतंकवाद को खड़ा किया जाए। ये काम था यूपीए सरकार का।
और बहुत सी चीज़ें हैं। आप याद रखिए, जब 26/11 हुआ, 26 नवंबर का हमला हुआ मुंबई पर, तब एनएसजी की टीम जानी थी दिल्ली से। मानेसर में उनका स्टेशन है, वहाँ से जाना था। मानेसर से दिल्ली आना था, हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा था। किसी तरह से दिल्ली पहुँचे तो 2 घंटे से ज़्यादा समय तक एनएसजी के कमांडो दिल्ली एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट में बैठे रहे, मुंबई नहीं उड़ पाए। क्यों? क्योंकि उस समय के गृह मंत्री की जिद थी कि वो भी उसी जहाज़ से जाएंगे मुंबई जिससे एनएसजी कमांडो जा रहे हैं। उस समय गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, बाद में उन्हीं को हटाकर चिदम्बरम को गृह मंत्री बनाया गया। तो ये जो दावा कर रहे हैं वो बताएं कि उन्होंने 26/11 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। डॉजियर पर डॉजियर तैयार करते रहे, डॉजियर भेजते रहे कि पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट है। और तुकाराम ओम्बले, मुंबई पुलिस का एक सिपाही, उसने अपनी जान पर खेलकर इस देश का जितना बड़ा हित किया है, मुझे लगता है बड़े बड़े लोगों ने नहीं किया होगा। उस व्यक्ति की पूजा की जानी चाहिए अगर आप देश की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। उसने कसाब को जिंदा पकड़ा। अगर कसाब को उसने जिंदा न पकड़ा होता तो आज हम आप पढ़ रहे होते और इस पर चर्चा कर रहे होते कि इस देश में भगवा आतंकवाद है। जितने आतंकवादी आए थे 10 के 10, सबके हिंदू नाम, हिंदू आइडेंटिटी दी गई थी। ये कसाब को जो है हैदराबाद का जो है एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बताया गया था, उसके पास आइडेंटिटी थी हिंदू नाम से। सबके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। अगर ये सब के सब एक तरह से जो है वो ह्यूमन बॉम्ब की तरह आए थे, इनको मारा जाना था, इनको मतलब जान देनी थी अपनी। और 10 के 10 अगर मार दिए गए होते, कोई जिंदा न बचता, तो इनके शरीर से, इनके बैग से जो इनका आईडी कार्ड मिलता सब हिंदू नाम होते। हाथों में कलावा मतलब हिंदू हैं। कोई सबूत आपको नहीं मिलता कि ये हिंदू नहीं थे। कसाब पाकिस्तानी है, ये साबित करने में कितना समय लगा। वो पाकिस्तान के फरीदकोट का रहने वाला है, इसकी पुष्टि सबसे पहले पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स ने की। इसके बावजूद फिर सवाल उठा रहा हूँ कि उस समय की मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी की सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ क्यों नहीं किया? इसका जवाब कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, कभी देगी भी नहीं है। इसका जवाब दिया बराक ओबामा ने अपनी किताब में। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उनकी एक किताब आई भारत के बारे में, प्रॉमिस्ड लैंड। उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मनमोहन सिंह से पूछा कि भाई इतना बड़ा अटैक हुआ, आपके पास सबूत थे कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, इसके बावजूद आपने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो मनमोहन सिंह का जवाब आप सुनिए, आप सुनकर चौंक जाएंगे। वैसे हो सकता है ये पहले सुना भी हो, मैं भी एक आध बार इसका जिक्र कर चुका हूँ। उन्होंने कहा कि इस समय देश में मुस्लिम विरोधी वातावरण बन रहा था आतंकवादी हमलों के कारण, और अगर हमारी सरकार कोई एक्शन लेती पाकिस्तान के खिलाफ तो ये माहौल और तेज़ होता और इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिल जाता। अब आप समझ रहे हैं कितनी चिंता थी उनको देश की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद से लड़ने के प्रति कितने गंभीर थे। पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ इसलिए हमला नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये आशंका थी कि भाजपा को राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। देश की चिंता नहीं थी, अपनी सत्ता बचाने की चिंता थी। और बाद में जो है उस समय के एयर चीफ मार्शल और उसके अलावा थल सेना अध्यक्ष दोनों ने अलग अलग जगहों पर इंटरव्यू में कहा, एयर चीफ ने कहा कि हम तो जो है स्ट्राइक के लिए तैयार थे, केवल सरकार के इशारे की, आदेश की ज़रूरत थी, लेकिन सरकार की ओर से कभी वो आदेश आया नहीं। तो ये जो तहव्वुर-ए-राना आया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की जो पॉलिटिकल विल पावर है उसका प्रदर्शन है। आप मुझे दुनिया में कोई उदाहरण बताइए कि किसी एक आतंकवादी, दूसरे देश के आतंकवादी को, उसका प्रत्यार्पण करने की बात को उस देश के राष्ट्रपति और जिस देश में प्रत्यार्पण होना है उसके प्रधानमंत्री की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा हो। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे फरवरी में,
तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि हम तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं भारत, वो जाकर भारत के कानून का सामना करे। ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह उठे डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने तय किया कि तहव्वुर राणा को भेज देते हैं। इसके पीछे कितना डिप्लोमेटिक एफर्ट रहा होगा, कितना विदेश मंत्रालय ने काम किया होगा और कितना प्रधानमंत्री का प्रयास होगा। डोनाल्ड ट्रंप से उनके जो संबंध है, उनकी जो मित्रता है, वो काम आई। दो बार उसने कोशिश की, 3 बार बल्कि, एक बार हाई कोर्ट से, 2 बार सुप्रीम कोर्ट से। आखिरी मिनट तक तहव्वुर राणा ने कोशिश की कि उसको एक्स्ट्राडाइट न किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा कितनी बार हुआ है, कब हुआ है? लेकिन अब कांग्रेस दावा कर रही है कि ये उपलब्धि कोई मोदी की उपलब्धि नहीं है, ये हमारे काम की उपलब्धि है। तो बताएं कि उनके काम की और क्या उपलब्धि है। सैफरन टेरर का ये जो झूठा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हुई, वो किसकी उपलब्धि है? वो बताएं कि 26/11 के हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लिया कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार ने। और तहव्वुर राणा के आने से पाकिस्तान में बड़ी खलबली है। सबको मालूम है कि वो लश्कर तैयबा का एसेट है। ये पाकिस्तान की सेना में था, मेडिकल कोर में, डिज़र्टर है, वहाँ से निकल गया। ये इस समय कनाडा का नागरिक है। तो पाकिस्तान ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारा तो नागरिक भी नहीं है, हमसे क्या मतलब। लेकिन लश्कर तैयबा के लिए ही ये काम कर रहा था। 26/11 उन्हीं के लिए कराया, उसके आगे की भी योजना थी। और हाफिज़ सईद का खास आदमी था। इसके और डेविड हेडली के संबंध बड़े करीबी संबंध थे, लेकिन डेविड हेडली बच गया। अब इसके आने से क्या क्या संभावनाएं, आशंकाएं बनी हुई हैं, ये समझिए। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा खलबली है। उनको मालूम है कि ये अगर उगल दिया, इसने बता दिया कि ISI में उसको कौन हैंडल करता था, पाकिस्तान की सेना में कौन उसका मददगार था, पाकिस्तान की सरकार में उसका कौन मददगार था, इस सब की वजह से पाकिस्तान परेशान है। लेकिन पाकिस्तान पर ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। पूरी दुनिया मान चुकी है कि टेरर का मतलब पाकिस्तान। कहीं भी आतंकवाद हो, उसका संबंध, उसके तार जो है पाकिस्तान से जुड़ते हैं। लेकिन खलबली कांग्रेस पार्टी में क्यों है? ये उपलब्धि है तो ये देश की उपलब्धि है, ये भारत की उपलब्धि है कि भारत कभी भूलता नहीं है। जिन्होंने हमको चोट दी है उनको हम भूलते नहीं, उनको हम माफ़ भी नहीं करते। ये मोदी ने बताया सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके, अब तहव्वुर राणा का एक्स्ट्राडिशन करा के। तो डर ये है कि भारत में उसकी मदद कौन कर रहा था। सवाल ये भी है कि क्या जो ग्लोबल तंजीमें हैं आतंकवाद को चलाने वाली, उनके बीच में ये लिंक था तहव्वुर राणा? उनसे क्या संबंध है इसके? और फिर कह रहा हूँ, भारत में उसका मददगार कौन था, उसके साथियों का मददगार कौन था? इसका भंडाफोड़ होने का डर है, जिसकी वजह से कांग्रेस इतना बौखलाई हुई है। वरना तो वो कहते कि भाई हमने शुरू किया था, मोदी ने पूरा किया। ये पूरे देश के लिए गर्व का विषय है कि हमको ये सफलता मिली है कि हमारे देश पर जिसने सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया, जो उसका योजना करता था, जो मुख्य कर्ता धरता था एक तरह से योजना बनाने में, उसको हम अपने देश में, अपने देश के कानून के सामने, अदालत के सामने लाने में सफल हुए हैं। तो देश की सफलता को पार्टी की सफलता से कैसे आप तुलना कर रहे हैं? कैसे ये कांग्रेस की उपलब्धि हो गई और मोदी सरकार की नहीं हुई? और कांग्रेस की उपलब्धि हो या मोदी सरकार की उपलब्धि हो, अल्टीमेटली तो देश की उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इतना आगे तक नहीं सोचती, इस तरह से नहीं सोचती है। कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा बौखलाहट है। जिस तरह से उसने एजेंसियों का दुरुपयोग किया, जिस तरह से IB और CBI को लड़ाने की कोशिश की चिदम्बरम के गृह मंत्री रहते हुए, पहली बार देश में हुआ कि ये दोनों एजेंसियां एक दूसरे के व्यक्ति को गिरफ्तार करने की स्थिति में आ गई थी। तो चिदम्बरम के गृह मंत्री रहते हुए, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के सरकार रहते हुए क्या क्या खेल हुए। आतंकवाद के बारे में उनका क्या रवैया था, आतंकवादियों से निपटने का क्या रवैया था, कहाँ आतंकवादियों को मदद मिल रही थी, कहाँ विरोध हो रहा था,
ये सारी बातें तहव्वुर राणा खोल सकता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि अब वो भारत आ गया है, अब यहाँ से उसका बचकर निकलना मुश्किल है। या तो आजीवन कारावास होगा उसको, या फांसी की सज़ा होगी, तीसरा कुछ नहीं होने वाला है। तो वो बोल सकता है, वो सारे राज खोल सकता है। तो पाकिस्तान के बारे में क्या राज खोलेगा, ये कम से कम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो लोग जानते नहीं हैं, और उसके बयान से पाकिस्तान का कुछ होना नहीं है जब तक उसको कॉर्पोरेट करने के लिए सबूत ना हो। इस मामले में तहव्वुर राणा के खिलाफ भी NIA चार्जशीट फाइल कर चुकी है। अब उससे पूछताछ के बाद जो नए सबूत मिलेंगे, साक्ष्य मिलेंगे, उनके आधार पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होगी। सवाल उसी का है कि वो क्या क्या बता सकता है और क्या क्या बताएगा। कांग्रेस का जो डर है वो यही है कि वो क्या क्या बता सकता है। उनको मालूम है कि उन्होंने क्या क्या पाप किए हैं, उनको डर है कि उसका भंडा फूट सकता है, और अगर वो बोलेगा तो आप मानकर चलिए NIA उसके पक्ष में सबूत जुटाने में कामयाब हो जाएगी। ये दुनिया की एकमात्र एजेंसी है जिसका कन्विक्शन रेट, कन्विक्शन में मतलब जो मुकदमा शुरू किया, जो जांच शुरू की, उसमें सज़ा दिलाने का जो उसकी दर है वो ऑलमोस्ट 100% है। केवल जहां फेल्योर हुआ है, आपको मालूम है वो कौन सा केस है? जहां फर्जी नैरेटिव बनाया गया सैफरन टेरर का, वो मामले अदालत में साबित नहीं हो पाए। चिदम्बरम, मनमोहन और सोनिया गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद जो भगवा आतंकवाद का वितंडा खड़ा करने की कोशिश हुई, जिन लोगों को उसके आरोप में गिरफ्तार किया गया, उनके बारे में सबूत पेश करने में, कन्विक्शन लायक सबूत पेश करने में उस समय की सरकार और उसकी एजेंसी नाकाम रही। ये है कांग्रेस के समय की उपलब्धि। और उसके बाद से आप देखिए NIA की सक्सेस रेट देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि NIA कितनी कारगर, कितनी एफिशिएंट एजेंसी है। ख़ासतौर से आतंकवाद के मामले की जांच उसी के पास आती है, तो आतंकवाद के मामलों में उसकी जांच और उसके बाद सबूत जुटाना और जो दोषी है उसको सज़ा दिलाना, इसमें उसका जो रिकॉर्ड है दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। आखिर में एक छोटी सी बात कह के बात ख़त्म करूँगा। इस केस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, जो इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा था, जो प्रभारी थे, इसके इंचार्ज थे, एकनाथ बेहड़ा, उन्होंने एक टेलीविज़न चैनल से बात करते हुए एक बात जो कही, उन्होंने कहा कि हेडली से पूछताछ की इजाज़त मिली थी भारत की एजेंसियों को अमेरिका जाकर, लेकिन वो भी शायद जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, बहुत ज़्यादा तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन तहव्वुर राणा के बारे में जो कुछ इकट्ठा किया है, हेडली के बारे में जो भी प्रमाण, जो भी साक्ष्य, जो भी तथ्य इकट्ठा किए हैं NIA ने, उनका कहना है कि अगर आप सब एक साथ मिलाकर सुने तो आपको लगेगा कि आप फ्रेडरिक फोर्साइथ के किसी नावल को पढ़ रहे हो। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें, फ्रेडरिक फोर्साइथ जो है वो दुनिया के बहुत बड़े जासूसी उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। उनके उपन्यास अगर आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि कितने डिटेल में और कितने मेटिकुलस तरीके से वो लिखते हैं। उसके लिए आपको लगेगा कि वो सच्ची कहानी बयान कर रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाइए, जो कुछ अभी है उसके आधार पर अगर ये कहा जा सकता है, और तहव्वुर राणा अगर मुंह खोल देता है, नई बातें बताता है, नए रहस्य उद्घाटन करता है, तो ये तस्वीर कैसी बनेगी। और इस तस्वीर में UPA की सरकार, मनमोहन और सोनिया की सरकार की शक्ल कैसी नज़र आएगी, इसकी आज सिर्फ कल्पना कर सकते हैं हम आप। लेकिन ये तस्वीर सामने आएगी। वो सच्चाई के कितने करीब होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उसमें सच्चाई का बहुत बड़ा पुट होगा, इससे इनकार करना मुश्किल है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।